Hello and welcome back. So in last lecture we discussed the concept of ecotone, age effects, ecological habitats and niche. Now let's jump to the next topic, that is ecosystem stability and the factors affecting the stability. तो आज हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में उसमें स्टेबिलिटी रहना क्यों जरूरी है, किन कारणों से स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, किन किन कारणों से स्टेबिलिटी बनती है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट डज इट मीन फॉर एन इकोसिस्टम टू बी स्टेबल। ये स्टेबल होने का मतलब क्या क्या है कि डज इट मीन दैट द सिस्टम रजिस्ट चेंज स्टेइंग द सेम फॉर सेंचुरीज, और डज इट मीन द सिस्टम कैन डिस्टर्ब but always bounce back to its original form? The answer is complex. The term stability describes a wide range of behaviors. To understand and manage ecosystem, we need more precise language. कि मतलब इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम मतलब ऐसा तो है नहीं कि चेंज ही रजिस्ट ना करे, इकोसिस्टम हमेशा वैसे ही रहे, ठीक है, सेंचुरीज तक, या फिर ऐसा रहे कि डिस्टर्ब होने के बाद है, क्या है असली मतलब, तो उसको हम देखेंगे आगे चल के। जो CS हॉलिंग थे उनका कहना था कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू टॉलरेट डिस्टर्बेंसेस विदाउट अंडरगोइंग फंडामेंटल चेंजेस इन इट्स फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। कि कोई कोई डिस्टर्बेंस भी जाए उसको टॉलरेट कर ले, फिर से बाउंस बैक कर ले, उसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस उसके अंदर नहीं हो। ये CS हॉलिंग का कहना था। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे। आगे हमारा दो कंपीटिंग वर्ल्ड व्यूज है, एक इक्विलिब्रियम व्यू है, एक नॉन इक्विलिब्रियम व्यू है। सिंपल से जानते हैं कि इक्विलिब्रियम व्यू में क्या होता है कि इकोसिस्टम रिटर्न टू ए सिंगल स्टेबल स्टेट, रिस्पॉन्स टू डिस्टर्बेंस आर लीनियर, फोकस इज ऑन मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग रेजिलियंस। तो दूसरा है नॉन इक्विलिब्रियम व्यू, रिकॉग्नाइजेस दैट द existence of multiple stable states, responses are non-linear with critical threshold, focus is on adaptive capacity and persistence, ecological resilience। ठीक, तो इक्विलिब्रियम में है कि भाई कि एक ही तरह, मतलब कि अगर डिस्टर्ब हो गया तो एक ही तरह का सिस्टम में एक ही तरह के स्टेट में आएगा। ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम में कि अगर डिस्टर्ब हो गया, नहीं भी हुआ, तो भी वो मल्टीपल स्टेट में पहले तो एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबल स्टेट्स में, और बैक भी कर सकता है मल्टीपल स्टेबल स्टेट्स में। ठीक है, जैसा था वैसे जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब आम का पेड़ था, तो इंजीनियरिंग व्यू में है कि उसको हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे तो आम का पेड़ ही वापस से आएगा। इकोलॉजिकल में कि आम की जगह पहले इमली आ गया, इमली और बाकी और भी पेड़ आ गए। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटन इन 4 डायमेंशन। पहला है रेजिस्टेंस। ठीक है, कि स्टेबिलिटी में हम समझेंगे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। पहला है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि द एबिलिटी, द कैपेसिटी टू विथस्टैंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस विदाउट सब्सटेंशियल चेंज, एबिलिटी टू ऑब्जर्व परटर्बेशंस। ठीक है, कि मतलब कि कोई समस्या आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके खिलाफ आप डट के खड़े हैं। ठीक है, तो वो है रेजिस्टेंस की बात। दूसरा है रेजिलियंस। रेजिलियंस में कि रेट एंड कंप्लीटनेस इन विच एन इकोसिस्टम रिटर्न्स टू प्री डिस्टर्बेंस स्टेज, कि आया कुछ समस्या दिक्कत हुई फिर से वापस उसी स्टेज में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा, उसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। ठीक है, उसके बाद हमारा रिकवरी। रिकवरी में हो गया द एक्चुअल टेम्पोरल ट्राजेक्टरी ऑफ इकोसिस्टम रिटर्निंग टुवर्ड्स प्री डिस्टर्बेंस कंडीशन आफ्टर डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस होने के बाद, ठीक है, कि कितना समय लगा, जो एक्चुअल टेम्पोरल ट्राजेक्टरी है उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी। फिर है परसिस्टेंस, की एबिलिटी टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एंड मेंटेनिंग बेसिक फंक्शंस ओवर टाइम, स्पेशली विद फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस। तो परसिस्ट मतलब कितना भी परेशान किया जा रहा है, कितना कुछ भी, लेकिन हम डटे हुए हैं। ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे और चीज़ समझ में आएंगी। फिर है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर सेवरल डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। तो समझते हैं, पहला है कॉन्स्टिटेंसी। ठीक है, कॉन्स्टिटेंसी, तो कॉन्स्टिटेंसी मतलब डिग्री इन विच सिस्टम remains unchanged, low variance in biomass production। ठीक है, हाउ मच डर इज फ्लक्चुएट, मतलब पूछेंगे तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इनर्सिया। इनर्सिया एबिलिटी टू विथ अंडरस्टैंड डिस्टर्बेंस, ये तो अभी समझे थे। फिर परसिस्टेंट, कि कितने समय तक वो रहा, टाइम इकोसिस्टम और पॉपुलेशन एग्जिस्ट, एबिलिटी टू स्टे इन द। फिर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, स्पीड ऑफ रिटर्न टू ए फॉर्मर स्टेट आफ्टर परटर्बेशन। ये क्या है, ये सिंपल सा है हमारा इंजीनियरिंग रेजिलियंस। फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, हाउ फार एन
सिस्टम कैन बी मूव फ्रॉम दिस प्रीवियस स्टेट एंड स्टिल रिटर्न्स। ये क्या इकोलॉजिकल रेजिलियंस को मेजर करता है। ठीक है, कितनी तेजी से आएगा उसको इलास्टिसिटी बोल देंगे, कितने कम समय में आया और कितना डैमेज हो चुका था वहां से वो वापस आया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये सब चीज टर्म्स को ध्यान रखेंगे। अब दो रेजिलियंस की बात करते हैं, इंजीनियरिंग वर्सेस इकोलॉजिकल। तो इंजीनियरिंग रेजिलियंस जिसको कि इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ये रिटर्न टाइम और एफिशिएंसी पे फोकस करता है, कि सिंगल स्टेबल स्टेट की बात करता है। ठीक है, मेजर करता है रिकवरी रेट को, जैसे ग्रासलैंड रिकवरिंग क्विकली आफ्टर द ड्रॉट एंड्स। इकोलॉजिकल रेजिलियंस क्या है, एम्पलीट्यूड परसिस्टेंट ऑफ फंक्शन, कि कितने समय तक जो फंक्शंस हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेबल स्टेट्स आर पॉसिबल, अलग अलग तरह के स्टेबल स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे कोर क्वेश्चन क्या, हाउ मच डिस्टर्बेंस कैन ऑब्जॉर्व बिफोर शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट स्टेट। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो दूसरे स्टेट में चले गए। ठीक है, सपोज कि कोई इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखें इकोलॉजिकल रेजिलियंस में, कि अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बदल रहे हैं, ठीक है, तो फॉरेस्ट से वो ग्रासलैंड में तब्दील हो जाएगा या डेजर्ट में हो गया। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल है। तो कितने समय तक डिस्टर्बेंस को ऑब्जर्व कर सकता है दूसरे स्टेट में जाने से पहले। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल रेजिलियंस। और इलास्टिसिटी में क्या है कि भाई वो चेंज मतलब डैमेज भी हो गया, खराब भी हो गया, तो फिर से वापस वो ग्रासलैंड से ग्रासलैंड ही आ गया। ठीक है, ए क्लियर लेक एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स रन ऑफ अप टू ए पॉइंट, एक पॉइंट तक, बियॉन्ड विच इट फ्लिप्स टू ए टर्बिड एल्गी डोमिनेटेड स्टेट, कि वो बदल गया ना इकोसिस्टम, नॉर्मल इकोसिस्टम वाटर का था, अब एल्गी डोमिनेटेड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, इकोलॉजिकल रेजिलियंस क्या है, कितने दूर तक उसको हम पुश कर सकते हैं, कितना डिस्टर्ब कर सकते हैं कि वो चीज बदल ही ना ले अपने आप को। ठीक है, और इंजीनियरिंग रेजिलियंस क्या इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है, कि कितना जल्दी हम वापस आ गए। फिर है और दूसरे देख लें, स्टेटेंसी, कॉन्स्टेंसी, कि एब्सेंस ऑफ चेंज ओवर टाइम, कि हाँ भाई चल ही रहा है। दूसरा साइक्लिकल स्टेबिलिटी, कि प्रेडिक्टेबल ऑसिलेशन और साइकिल्स अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट, दिस सिस्टम इज डायनेमिक बट नॉट डायरेक्शनल। फिर समस्या आएगा, फिर से बाउंस कर, फिर समस्या आएगा, फिर बाउंस बैक करेगा। द क्लासिकल बूम बस्ट साइकिल्स ऑफ प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, लिंक्स स्नो हेयर, कि चलो कि प्रेडेटर की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, लिंक्स की कंज्यूम कर रहे हैं हेयर को, हेयर की पॉपुलेशन कम हुई। ठीक है, फिर प्रे की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, फिर से लिंक्स की स्नो सो हेयर की पॉपुलेशन फिर से बढ़ती गई, फिर से लिंक्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई, ऐसे करके कि एक कमाया क्या कैसे। टॉलरेंस क्या हो गया, द एबिलिटी टू टॉलरेट perturbations independent of degree of changes or recovery rate. This is related to systems inherent amplitude. Coral reefs have very narrow tolerance. ठीक है, लो एम्पलीट्यूड होता है, कि बहुत ज़्यादा दूर तक पुश नहीं, थोड़ा सा पुश करेंगे खत्म कहानी। और टेम्परेचर चेंजेस, कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा तो लो एम्पलीट्यूड है, कि ज़्यादा लेवल तक का टेम्परेचर चेंज को नहीं झेल सकते, उनको थोड़े से मतलब टेम्परेचर रेंज को ही वो झेल पाते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट। अब जैसे कि अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो रिस्पॉन्स क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जब पहला रिस्पॉन्स क्या होता है डिस्टर्बेंस का। ठीक है, तो रजिस्ट, कोई भी इकोसिस्टम होता है, कोई भी वो पहले रजिस्ट करता है, हमें भी अगर कोई डिस्टर्ब करता है पहले हम रजिस्ट करते हैं कि नहीं भाई चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, how does will the system withstand a push without change? The ability of an ecosystem to withstand disturbances without changing its structure or function, it is inversely related to the magnitude of change following a perturbation. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, ponderosa pine forest का, the thick bark ponderosa pines are adapted to resist frequent low intensity ground fires. The disturbance occurs but the first structure remains fundamentally unchanged. ठीक है, तो पहले रिस्पॉन्स क्या होता है, रेजिस्ट करते हैं। सेकंड रिस्पॉन्स क्या है, रेजिलियंस और द एबिलिटी टू बाउंस बैक। इफ ए सिस्टम इज पुश्ड हाउ डज इट रिकवर। While resistance is about not changing, resilience is about recovering from the change. However, the scientific community defines this recovery into two fundamental different ways, leading to two distinct types of resilience. ठीक है, कि कोई डिस्टर्बेंस वाला इवेंट हो गया, एक इंजीनियरिंग रेजिलियंस है, ओरिजिनल स्टेट में आएगा। इकोलॉजिकल रेजिलियंस में क्या है कि बेसिन ऑफ ट्रैक्शन, की जिधर ज़्यादा उसको सहूलियत होगा, जिधर ज़्यादा ईज होगा उस चीज़ में वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा।
अंडरस्टैंडिंग विद डेफिनेशन इज बीइंग यूज इज क्रिटिकल। वन मेजर्स द स्पीड ऑफ रिकवरी, एक है कि कितना तेजी से इंजीनियरिंग रेजिलियंस बाउंस बैक किया। द अदर्स मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस ए सिस्टम कैन ऑब्जर्व बिफोर इट फ्लिप्स टू अ न्यू स्टेट। कि भाई डिस्टर्बेंस इवेंट हुआ, वो जारी है, वो एक लेवल तक ही आएगा, ठीक है, उसके बाद वो फ्लिप कर जाएगा दूसरे इकोसिस्टम में, ठीक है, एक न्यू स्टेट में चला गया। लेकिन इंजीनियरिंग रेजिलियंस में क्या है कि हमेशा सेम स्टेट में आएगा। ये दो तरह का हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड रिस्पॉन्स है कि रेजिलियंस। ठीक है, थर्ड क्या, थर्ड तो खत्म ही कहानी, कहाँ से करेगा, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी ट्रेड ऑफ एंड इकोसिस्टम कांट बी बोथ ए फोर्ट्रेस और ए फिनिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि कोई जगह है, वहाँ पे लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का एक्सिस है, ये रेजिलियंस का। लो रेजिस्टेंस है और हाई रेजिलियंस है, तो कैसे टेम्परेट ग्रासलैंड कि रेजिस्टेंस लो है, मतलब कि डैमेज जल्दी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाउंस बैक बहुत फास्टली करता है, ठीक है। दूसरा एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें रेजिस्टेंस भी आई है और रेजिलियंस भी आई है, वेटलैंड, कि वो हाइड्रोलॉजिकल जो शिफ्ट है एक मतलब सिग्निफिकेंट लेवल तक का हाइड्रोलॉजिकल शिफ्ट को, डिस्टर्बेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ में साथ अगर डिस्टर्ब ज़्यादा होगा तो रिकवर भी क्विक कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम पल्सेज ऑफ पॉल्यूशन और फिजिकल डैमेज। तो ये हाई रेजिस्टेंस भी होगा, पहले रेजिस्ट भी बहुत करेंगे और रेजिलियंस भी मतलब ज़्यादा है इनका, ठीक है, बाउंस बैक भी तेज़ी से करेंगे। फिर है लो रेजिस्टेंस, ठीक है, और लो रेजिलियंस, लो रेजिस्टेंस और लो रेजिलियंस, ठीक है। फिर डिग्रेडेड एडिड सिस्टम, ये हाईली वनरेबल टू डिस्टर्बेंस। ये एक तो भाई बहुत ही डिस्टर्बेंस होने का बहुत ही चांस रहता है। दूसरा कि अगर डिस्टर्बेंस हो भी गया, ठीक है, तो रिकवरी ट्रेजेक्ट्री बहुत ही धीरे होती है, मतलब हमें नहीं हो पाता है। फिर एक हाई रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस हाई है बट रेजिलियंस लो है, कि जो ओल्ड फॉरेस्ट है, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, उनके साथ खास बात क्या है कि वो चेंजेस को, जो डिस्टर्बेंस है उसको बहुत लेवल तक वो अपने अंदर झेल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर डैमेज हो गए, डिस्टर्बेंस अगर ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो रिकवरी बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम देख लीजिए कैसे रेजिलियंस और रेजिस्टेंस हमारा रिलेटेड है। फिर चलते हैं कि लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, the stability of an ecosystem is not a single value. A system might be stable at one level of organization but unstable at another. For example, high ecosystem level stability can sometimes arise from the instability at population level. कि अब देखना है कि लेवल की इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म स्टेबल हो, लेकिन इकोसिस्टम लेवल पे ना हो, ठीक है। एंड ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव डिस्टर्बेंसेस, इंडिविजुअल पे ए ड्राउट टॉलरेंट प्लांट सर्वाइविंग ए ड्राई स्पेल। फिर पॉपुलेशन लेवल पे देखेंगे द मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी ओवर टाइम, स्टेबल फिश पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी का है। फिर इकोसिस्टम का देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है, एनर्जी फ्लो, फॉरेस्ट मेंटेनिंग कंसिस्टेंट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, लैंडस्केप ए मेंटेनेंस ऑफ स्पेसियल हेटेरोजेनिटी एंड पैटर्न्स, ये मोज़ेक ऑफ हैबिटेट्स, फॉरेस्ट, वेटलैंड, मेडोज, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है ना कि कहीं भी जैसे कोई इकोसिस्टम में डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स हैं, उनके पॉपुलेशन हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो थ्राइव कर सकते हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं हुए। लेकिन इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक जंगल वो खत्म हो गया, तो ठीक है, एक जंगल है वो खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो मजे में है, क्योंकि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर ऊपर के कैनोपी डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है कि स्टेबिलिटी अलग अलग लेवल पे भी देखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो इंटरनल इंजन, हाउ बायोटिक फैक्टर शेप स्टेबिलिटी, पहले देखेंगे बायोटिक फैक्टर कैसे। तो बायोडाइवर्सिटी द फाउंडेशन, स्पीसीज रिचनेस, हाई डाइवर्सिटी जनरली लीड्स टू हायर स्टेबिलिटी, ये ध्यान रखेंगे। मैकेनिज्म, फंक्शनल रिडंडेंसी है, रिस्पॉन्स डाइवर्सिटी है, कंप्लीमेंटरी कंप्लीमेंटरिटी इफेक्ट्स है, इंश्योरेंस इफेक्ट्स है, ये सब पढ़ेंगे अभी। बियॉन्ड नंबर, फंक्शनल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज आर ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीसीज रिचनेस अलोन। तो जितना जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, फंक्शनल डाइवर्सिटी होगा, उतना ज़्यादा चांसेस है वो इकोसिस्टम या फिर वो इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, कि अगर सिंपल फूड चेन है तो इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई उसके पास एक ही ऑप्शन है खाने को, इसके पास भी एक ऑप्शन है, इसके पास खाने को, इसके पास ही एक ऑप्शन है खाने को। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, एक के पास दो दो तीन तीन ऑप्शन है खाने को, तो अगर एक नहीं भी है तो भी उसका काम चल जाएगा। Complex food webs, multiple pathways are generally more stable than simple food chains.
Quinoa's May's paradox. Overly complex system can sometimes be less stable. Outcomes are context dependent. ठीक है, इसका जो मेज थे उन्होंने पैराडॉक्स दिया था 1970s में कि भाई उन्होंने थ्योरी को एक दिया था, एक हाइपोथेसिस कि ऐसा नहीं है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के कारण समस्या भी, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा स्टेबिलिटी हो, लेस स्टेबल भी हो सकता है। आगे देखेंगे कैसे। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, द इंटरेक्शंस, ठीक है। एसिंक्रोनी, व्हेन स्पीसीज रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, देयर कंपेंसेटरी डायनेमिक्स बफर द इंटायर इकोसिस्टम। फिर इंटरेक्शंस की मेंशंस इंटरेक्शन लाइक कंपटीशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म दैट स्ट्रक्चर द कम्युनिटी। ठीक है, तो इस तरह से बायोटिक फैक्टर करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पीसीज रिचनेस है, फंक्शनल डाइवर्सिटी है, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्टेबिलिटी जैसे फूड वेब का बात की, सिंपल फूड चेन जो लेस स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन है जो मोर स्टेबल है। ठीक है, टॉप डाउन, फिर की स्टोन स्पीसीज की बात है। टॉप डाउन कंट्रोल बाय प्रेडेटर्स कैन स्टेबलाइज लोअर ट्रॉपिक लेवल्स बाय प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एमंग प्रे स्पीसीज। ठीक है, कि टॉप डाउन जो है वो सपोज की बहुत सारे प्रे स्पीसीज हैं, जिब्रा हैं, ठीक है, हैनाज हैं, डिया हैं, और की स्टोन टाइगर है, तो वो पॉपुलेशन उनको उनका शिकार कर करके वो क्या करता है कि उनका आपस में ग्रास के लिए उतना कम उनकी संख्या में चेक में रहे, ताकि जो घास उसके लिए वो कम्पीट कर करके ना मर जाए। ठीक है, तो की स्टूडेंट्स का ये भी रोल होता है। फिर पॉजिटिव इंटरेक्शन जैसे म्यूचुअलिज्म है, कि माइक्रोराइजल फंजाई का है, एंड प्लांट स्ट्रेंथन द resilience एंड क्रिएट पॉजिटिव फीडबैक। फिर फैसिलेशंस की बात है कि नर्स प्लांट्स दैट शेल्टर सीडलिंग्स इन हार्श इन्वायरमेंट इनहेंस ओवरऑल कम्युनिटी स्टेबिलिटी। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर कि कैसे डिफाइन कि एबायोटिक फैक्टर सेफ स्टेबिलिटी, कि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हाई कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हाई स्टेबिलिटी, लो कॉम्प्लेक्सिटी लो स्टेबिलिटी। जैसे कि फिजिकल हेट्रोजेनिटी है ना, प्रोवाइड्स मोर निसेज एंड बफर अगेंस्ट डिस्टर्बेंस। ये है, अगर होमोजेनिटी रहेगा, एक ही तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, सब एक ही लेवल पे है, कोई वैसा आया तूफान तो ये तो उड़ जाएंगे सारे, सपोज, या फिर पानी आया तो इतने तो सबमर्ज हो गया, और ये पानी अगर पसंद वाले प्लांट्स ट्रीज नहीं है तो सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हाईली कॉम्प्लेक्स है तो कुछ कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे प्लांट्स, कुछ लोअर लेवल के जो स्ट्रेटा है, ठीक है, लोअर स्ट्रेटा का फिर जो प्लांट्स हैं वो सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल, या फिर हो सकता है ऐसा कि आ जाए कि सनलाइट बहुत दिन से ना आए तो फिर ये सारे ड्राई हो जाएंगे। इसमें इसमें क्या क्या है कि इनको चाहिए कि सनलाइट, इसमें क्या है कि सनलाइट बहुत दिन तक नहीं आया, हो सकता है नीचे वाले थोड़ा मैनेज कर लें, ऊपर वाले ना करें। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि जो विंड्स है उसको ज़्यादा भी स्टैंड कर सकते हैं, जो नेचुरल जो भी इवेंट्स है उसको कॉम्प्लेक्स जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा विथ स्टैंड कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू लो कॉम्प्लेक्स वाले इकोसिस्टम्स। ये जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी स्टेबिलिटी, ठीक है, कि स्टेबिलिटी इज ऑफन हाईएस्ट एट द मॉडरेट रिसोर्स लेवल। हाई रिसोर्स अवेलेबिलिटी जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हाई रिसोर्स हो गया तो वहाँ भी यूट्रोफिकेशन हो गया, जैसे लेक में कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स आ गए, ठीक है, तो नाइट्रेट्स आ गए, ये सब तो यूट्रोफिकेशन हो गया, इको सिस्टम खत्म। ठीक है, फिर लोअर डाइवर्सिटी में तो पता ही है कि इनस्टेबिलिटी रहता ही है, अगर लो रिसोर्स है तो वहाँ भी स्टेबिलिटी रहेगा, तो बेस्ट क्या है कि मॉडरेट, जितना ज़रूरत है उसके आसपास, तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी रहेगा। फिर है डिस्टर्बेंस रिजिम, द इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस, कि maximum diversity and stability are maintained at intermediate levels of disturbance which prevents competitive exclusion by dominant species। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी क्या होता है कि इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंसेस पे थोड़े थोड़े डिस्टर्बेंसेस होते रहें। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती रहे, नहीं तो क्या होगा कि जो स्पीसीज हैं जो डोमिनेंट है वो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएंगे। ठीक है, जो डोमिनेंट वो रह जाएगा, बाकी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बाकी नहीं रहेंगे तो फिर कोई ऐसा अगर इवेंट होता है, ठीक है, तो उस इवेंट में जो क्या बोलते हैं जियोलॉजिकल या जियो फिजिकल जियोफेन इवेंट्स होते हैं, या फिर कुछ अजीब सा डिजास्टर टाइप होते हैं, तो उसमें वो स्पीसीज तो ऑलरेडी क्या करते हैं, डोमिनेंट स्पीसीज हैं, वो उनकी डाइवर्सिटी कम हो गई है, या कोई डिजीज आ गई तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए रहता है कि इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस रहे। उसको देखेंगे और अच्छे से। स्टेबिलिटी इन मोशन, ट्रैजेक्टरी ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेस, तो ये जो पाइनियर कम्युनिटी होते हैं वो लो रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिलियंस होते हैं। फिर मिड सेरल कम्युनिटी होते हैं, वो मॉडरेट रेजिस्टेंस होते हैं, मॉडरेट रेजिलियंस होता है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस उनका हाई होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे, बट रेजिलियंस उनका कम होता है, कि जल्दी वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, बाउंस बैक करने में उन्हें बहुत समय लग जाता है।
ठीक है। द डायमेंशन ऑफ स्टेबिलिटी आर नॉट स्टैटिक, जो स्टेबिलिटी है डायमेंशन का स्टैटिक नहीं है। दे चेंज प्रेडिक्टिवली एज इकोसिस्टम मैच्योर, जैसे इकोसिस्टम मैच्योर होता है उस हिसाब से वो बदलते रहते हैं। रेजिस्टेंस इज बिल्ड एट कॉस्ट ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, कि रेजिलियंस के कॉस्ट पे रेजिस्टेंस बिल्ड होता है, ठीक है। जितना और बाउंस बैक करते जाते हैं धीरे 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 वो रजिस्ट करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे हमारे पास है कि ठीक है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, विद द टाइम हम जैसे एक्सपोज होते हैं डिजीज से फिर हमारा रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे फिर इको सिस्टम स्टेबिलिटी एट बायोम सोडाउन, बायोम लेवल पे, ठीक है। रेजिस्टेंस द पावर टू विथस्टैंड, रेजिलियंस स्पीड ऑफ रिकवरी, tropical rainforest, very high species resistance complex vertical structure, disturbance to resistance to disturbances, high buffer against physical damage like storms, resilience recover speed क्या है low, recover very slowly over 550 to 1000 plus years, ठीक है। ओवरऑल प्रोफाइल फ्रेजाइल स्टेबिलिटी, टेम्परेट ग्रासलैंड तो पढ़े थे अभी कि इजिली डैमेज हो जाते हैं फायर गेजिंग से बट बहुत तेजी से रिकवरी भी हो जाता है, ठीक है। डायनेमिकली स्टेबल, और कोरल लीफ क्या है, तो रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बेंसेस की हाईली सेंसिटिव टू थर्मल स्ट्रेस एंड पॉल्यूशन, और रेजिलियंस क्या है रिकवरी स्पीड, ठीक है। ये क्या है कि ओवरऑल प्रोफाइल क्या है अप्रोचिंग टिपिंग पॉइंट, कि हाई स्पेसिफिक रिचनेस है बेस्ड ऑन फ्रेजाइल एल्गल सिम्बोसिस, कि इनका क्या है कि भाई इनका बहुत ही एकदम एज पे रहते हैं कि थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कहानी खत्म, ठीक है। और रिकवरी स्पीड भी उनकी क्या है थोड़ी स्लो है। फिर क्या होता है कि अगर रेजिलियंस रन आउट हो जाए रन आउट तो क्या हो जाएगा कि भाई अब रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं टिपिंग पॉइंट्स एंड रेजिम शिफ्ट। फिर टिपिंग पॉइंट एक आता है एक ऐसा लेवल जहाँ से कि अब रेजिलियंस नहीं हो सकता, वहाँ से बाउंस बैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या होता है सिस्टम ही बदल जाता है। ए टिपिंग पॉइंट इज ए क्रिटिकल थ्रेशोल्ड वेयर ए स्मॉल परटर्बेशन कैन ट्रिगर ए लार्ज एब्रप्ट एंड पोटेंशियली इरिवर्सिबल शिफ्ट टू ए न्यू स्टेट नोन एज ए रेजिम शिफ्ट, कि एक एक रिजिम से दूसरे रिजिम में, ठीक है, क्या हो गया शिफ्ट हो गया डिस्टर्बेंसेस के कारण, टिपिंग पॉइंट हो गया कि अब इसके बियॉन्ड अगर डिस्टर्ब होगा तो वो अब इरिवर्सिबल शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है कि एक नए चीज में वो शिफ्ट हो जाए, जैसे कि यूट्रॉफिकेशन लेक में हम पढ़े थे ना कि वो वाटर सिस्टम था बढ़िया से मछलियाँ थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने के कारण न्यूट्रिएंट डेवलपिटी के कारण क्या हो गया, अब वो कन्वर्ट होकर पूरा नया रिजिम बन गया। नया रिजिम में क्या आ गया, ठीक है, वाटर हाइसियंथ ये सब आ गए, ठीक है, और मछलियाँ खत्म। पहले वाले में क्या थे नया इकोसिस्टम टाइप हो गया, ठीक है। तो क्रोनिक प्रेशर जैसे एग्जांपल पॉल्यूशन का हेल्दी स्टेट है, क्रोनिक प्रेशर हो रहा है इकोसिस्टम सिस्टम डिग्रेड कर रहा है, एक्यूट शॉक जैसे हीट वेव टाइप आया तो डिग्रेड हो जाता है। इसमें क्या होता है नॉन लीनियर होता है, एक कि ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रेशर कॉजेज ए सडन शिफ्ट, एक है हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस द पाथ बैक इज नॉट द सेम एज द पाथ देयर, इट रिक्वायर्स ए मच मोर ग्रेटर एफर्ट टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्टेट देन व्हाट टू डिग्रेड इट। इसका एग्जांपल भी सेम, अगर हम देखें यूट्रॉफिकेटेड लेक्स, यूट्रॉफिकेटेड जो लेक है वो भी सेम है ना भाई, कि एक बार मतलब बहुत अगर चेंज हो गया वो यूट्रॉफिकेशन उसमें कंप्लीट हो गया तो ओरिजिनल स्टेट लाने के लिए बहुत बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत स्टेप, ठीक है। और डिग्रेड करने के लिए उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। ऑफन क्या था इरिवर्सिबल होता है ऑन ह्यूमन टाइम स्केल पे, कि ह्यूमन टाइम स्केल पे तो भाई नहीं हो पाता, बहुत एफर्ट करो तब जाकर होता है। फिर ह्यूमन फुटप्रिंट, हाउ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रीस्ट्रक्चर इकोसिस्टम, क्या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या है से क्या होता है कि रिड्यूसेस लैंडस्केप स्टेबिलिटी, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल है। पॉल्यूशन से क्या होता है क्रोनिक स्ट्रेस होता है, रिड्यूसेस रेजिलियंस का, ठीक है, कि बाउंस बैक करने में समय लग जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कैन ट्रिगर शिफ्ट टू ए न्यू स्टेबल स्टेट, कि भाई मतलब उसकी इकोलॉजिकल फंक्शनिंग सब कुछ बदल जाएगा उसी को सिस्टम के। इन्वेजिव स्पीसीज डिसरप्ट नेटिव इंटरेक्शंस एंड फंक्शंस, फिर एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिमूव्स की स्पीसीज अल्टरिंग फूड वेब्स, तो उसके कारण भी वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं एक दो। द रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी ऑफ, ठीक है, पॉन्डेरोसा पाइन का हम तो देख लिए थे, इसके बारे में तो हम पढ़े ही। फिर है ये हम वाटर का भी पढ़े हम, ये क्लियर वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे लो न्यूट्रिएंट्स है, हाई बायोडाइवर्सिटी, हेल्दी स्टेट है। फिर क्या होता है कि टर्बिड वाटर हो जाता है, फाइटोप्लैंक्टन डोमिनेंट हो जाता है, हाई न्यूट्रिएंट होता है, बायोडाइवर्सिटी लो हो जाएगा, स्टेबल बट डिग्रेडेड स्टेट, ये भी स्टेबल है बट क्या है डिग्रेडेड स्टेट है। तो टिपिंग पॉइंट की ग्रेजुअल इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जा रहा है,
शिफ्ट होता है कि क्रिटिकल फॉस्फोरस कंसेंट्रेशन सिस्टम सडनली फ्लिप्स टू फ्रॉम क्लियर टू टर्बिड, की क्लियर से टर्बिड हो जाता है। अब क्या यहाँ पर क्या हिस्टेरिसिस इन एक्शन है कि टू रिस्टोर द क्लियर स्टेट न्यूट्रिएंट मस्ट बी रिड्यूस टू ए लेवल फार बिलो द ओरिजिनल टिपिंग पॉइंट। इट इट इज मच हार्डर टू गो बैक, कि वापस जाना भाई नॉट पॉसिबल। सेम गोज विथ कोरल, ये हेल्दी स्टेट होता है और फिर डिग्रेडेड स्टेट हो जाता है। ठीक है, ये क्रोनिक स्ट्रेस होता है, जैसे ओशन वार्मिंग है, एसिडिफिकेशन है, फिर एक्यूट शॉक होता है, ओवर फिशिंग होता है अभी वोरस फिश का, तो मास डाई ऑफ हो जाता है कि हार्बीवोर्स। ठीक है, ए रैपिड शिफ्ट टू अल्कल डोमिनेंस फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट, अनदर क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का एक और एग्जाम्पल है। फिर है मेजरमेंट टूल किट क्वान्टिफाइंग स्टेबिलिटी, तो टेम्पोरल स्टेबिलिटी, तो टेम्पोरल स्टेबिलिटी के लिए हम करते हैं टेम्पोरल मीन ऑफ एन इकोसिस्टम प्रॉपर्टी, जैसे कि बायोमास डिवाइडेड बाई टेम्पोरल स्टैंडर्ड डेविएशन। इंटरप्रिटेशन, हायर वैल्यू इक्वल टू मोर स्टेबल होगा, लेस वेरिएबिलिटी रिलेटिव टू द मीन। ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है इस तरह से। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स इज इक्वल टू पोस्ट डिस्टर्बेंस माइनस प्री डिस्टर्बेंस डिवाइडेड बाई प्री डिस्टर्बेंस। ranges from 0 no resistance to 1 complete resistance। फिर resilience क्या है, रिकवरी रेट, resilience is equal to 1 by रिकवरी टाइम, हायर वैल्यू मतलब फास्टर टाइम। ठीक है, कि जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना जल्दी। एसिंक्रोनी, एसिंक्रोनी इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर कम्युनिटी बाई समेशन सिग्मा स्पीसीज का स्क्वायर, कि हायर, अब इसमें क्या होगा इंटरप्रिटेशन, कि हायर एसिंक्रोनी आएगा, स्पीसी रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा एक चीज, पैथोलॉजी टू कंट्रोल व्हेन स्टेबिलिटी लीड्स टू कोलैप्स, कि कई बार ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी के कारण भी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अब ये इसको देखेंगे कैसे, लगेगा कि क्या ही बात कर रहे सर अभी थोड़ी देर पहले, कि हम ये बात ये कर रहे थे कि स्टेबिलिटी से इकोसिस्टम जब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्टेबल होता है, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोलैप्स भी हो सकता है। Policies and management that apply fixed rule for achieving constant yields leads to system that gradually lose resilience, suddenly break down in face of disturbance that previously could be absorbed। सी एस वॉलिंग ने कहा कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो पॉलिसीज मैनेजमेंट होता है, हम चीज़ों को इस तरह से रख रखाव करते हैं कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो रेजिलियंस धीरे धीरे मतलब बाउंस बैक करने की कैपेसिटी धीरे धीरे खो देता है। ठीक है, और सडनली ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई एक ऐसा अनफॉर्सीन डिस्टर्बेंस आता है तो, जैसे कि हम मैक्सिमम इफिशियंसी नेचुरल वेरिएबिलिटी एग्जांपल इन टेस्ट लेवल फायर फ्रिक्वेंसी ग्रेजिंग प्रेशर, ठीक है, नेचुरल अवेलेबिलिटी इज सप्रेस्ड टू अचीव ए कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल आउटपुट, कि जैसे कि ग्रेजिंग प्रेशर या फायर फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ा देते हैं या फिर ग्रेजिंग ज़्यादा कराने लगते हैं, रिजल्ट क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शनल डाइवर्सिटी, द सिस्टम इवॉल्व्स टू बिकम मोर स्पेशली इन्फॉर्म, कि कुछ ही कुछ स्पीसीज रह जाते हैं, लेस फंक्शनली डाइवर्स, फंक्शनली डाइवर्स क्योंकि कुछ स्पीसीज रह जाएंगे तो कुछ फंक्शनिंग करेंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल फंक्शन लिमिटेड हो जाएगा तो वो फंक्शनली डाइवर्स कम हो जाएंगे। द कंपोनेंट दैट डेल्ट विद वेरिएबिलिटी, जैसे कि डॉट्स, एरेशंस, ग्रास से डाइवर्स प्रेडेटर से आर आउट कम्पीटेड एंड डिसअपियर, क्यों हो जाते हैं कि वही उनको खत्म हो जाता है, तो वैसा सिचुएशन नहीं रहता। क्यों, क्योंकि हम अपने हिसाब से सिलेक्टिव करते हैं कि भाई यही यही ऑर्गेनिजम्स रहने चाहिए, यही प्लांट्स रहने चाहिए। आउटकम क्या होता है, कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स, की सिंप्लीफाइड ऑप्टिमाइज सिस्टम बिकम्स ब्रिटल, कि वह इलास्टिसिटी कम हो जाती है, कि कोई शॉक आता है, exceeds is now narrow tolerant, it flips into a irreversible degraded state, कि वो irreversible degraded state में शिफ्ट हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि अगर स्टेबिलिटी दिख रही है सिस्टम में तो जरूरी नहीं कि वो मतलब विथ स्टैंड कर सकता है डिस्टर्बेंसेस को। इसका केस स्टडी देखें, ब्रिटल ग्रासलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पे स्टेबल मैनेजमेंट अप्रोच क्या है कि नेचुरल सिस्टम क्या था, पल्स इंटेंस ग्रेजिंग बाय डाइवर्स हार्बीवोर्स मेंटेनिंग ए मिक्स ऑफ ग्रास टाइप। फिर मैनेज सिस्टम में क्या है, कैटल स्टॉक्ड एट ए सस्टेन्ड मॉडरेट लेवल टू इंश्योर कांस्टेंट प्रोडक्शन, नेचुरल वेरिएबिलिटी इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्स्टेंसी। नेचुरल जो था कि कम घट अपने हिसाब से सिस्टम चल रहा था उसको हमने मैनेज किया और एक कांस्टेंट पॉपुलेशन की संख्या को हमने बनाए रखा। हिडन कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ, विदाउट इंटेंस ग्रेजिंग पल्सेस productive but drought sensitive grasses outcompete the deep rooted drought resistant species। अब इंटेंस ग्रेजिंग पल्सेज नहीं हुए, ज़्यादा ग्रेज नहीं होता था
तो प्रोडक्टिव थे, लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्टिव डॉट सेंसिटिव जो ग्रासेस थे वो क्या हो गए, आउट कम्पीट कर दिए, किसको आउट कम्पीट था, डीप रूटेड डॉट रेजिस्टेंट स्पीसीज। ठीक है, कि जो डॉट सेंसिटिव ग्रासेस थे उन्होंने आउट कम्पीट कर दिया डीप रूटेड डॉट रेजिस्टेंट स्पीसीज को। द स्पीसीज assemblage narrows and the ecosystem loses its ability to retain soil and water, ecological resilience is lost। क्या अब डिस्टर्बेंस होगा तो बाउंस बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई स्पीसीज गैप हो गए जो कि डीप रूटेड थे, डॉट रेजिस्टेंस स्पीसीज थे। अब क्या होगा, इनएविटेबल फ्लिप, व्हेन नॉर्मल डॉट अकर्स ए डिस्टर्बेंस द ओरिजिनल सिस्टम could easily absorb the simplified grassland no longer cope, the system suddenly collapses and flips to a new irreversible state of dominated by woody shrubs। अब woody shrubs हो गए तो गाय भैंस ये सब खा नहीं सकते, तो वो भी फिर मरने लगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर रेकरिंग सेम है स्प्रूस बर्डवॉर्म इन कनाडा की सप्रेस। ठीक है, गोल क्या था इसमें कि बर्डवॉर्म आउटब्रेक विथ इंसेक्टिसाइड टू प्रोटेक्ट द पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। रिजल्ट क्या है, शॉर्ट टर्म सक्सेस लेड टू मोर होमोजेनस फॉरेस्ट ओवर वास्ट एरिया, creating the perfect condition for future outbreak, so large and intense it could not be controlled, the system became more vulnerable than ever before। फिर है सैल्मन फिशरी ऑन द वेस्ट कोस्ट। इन गोल क्या था कि इनहांस करना सैल्मन का स्पॉनिंग विद द फिश हैचरीज टू क्रिएट प्रेडिक्टेबल लार्ज कैचेज, की ज़्यादा मछली हम पकड़ सकें। रिजल्ट क्या, इंक्रीज फिशिंग प्रेशर ड्रॉप लेस प्रोडक्टिव वाइल्ड स्टॉक टू स्ट्रेंथन। ये जो कम प्रोडक्टिव वाइल्ड स्टॉक था वो एक्सटेंशन में चले गए, उनको हमारी यूटिलिटी नहीं थी तो हमने उनको बढ़ावा नहीं दिया। लिविंग द इंडस्ट्री डेंजरसली डिपेंडेंट ऑन अ फ्यू आर्टिफिशियली इनहेंस्ड स्टॉक्स दैट वेर वनरेबल टू लार्ज स्केल ओसनिक चेंजेस। कि अब हम क्या हुई, कुछ ही स्पीसीज हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनका डिमांड है वही हम स्पीसीज ज़्यादा हैं। अब क्या हुई, आर्टिफिशियली उनका स्टॉक बढ़ गया, उनकी संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब वो जो स्पीसीज थे जो लेस प्रोडक्टिव थे वो तो रहे नहीं, तो उसके क्या होगा, तो उसके कारण क्या होगी, अगर कोई लार्ज स्केल ओसनिक चेंजेज होगा तो हो सकता है कि वो लेस प्रोडक्टिव थे उस शॉक को ऑब्जर्व कर जाते, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण क्या होगा, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब कुछ हाइपोथेसिस और थ्योरीज है वो देखते हैं। एक है डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। ठीक है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी इज मल्टीफेसेटेड। The hypothesis posits a direct positive relation between biodiversity and ecosystem stability, where greater species diversity leads to more resilient system। इस हाइपोथेसिस में सिंपल था कि ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगा तो ज़्यादा हमारा जो क्या बोलते हैं इकोसिस्टम है वो ज़्यादा रेजिलियंट रहेगा। ठीक है, कि मोर स्पीसीज इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कोर मैकेनिज्म क्या है कि ड्रॉट आया, डिफरेंट स्पीसीज रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू डिस्टर्बेंसेस, पेस्ट आउटब्रेक व्हेन सम डिक्लाइन अदर्स कंपनसेट की। अगर पेस्ट का आया तो कुछ स्पीसीज खत्म हो गई, कुछ स्पीसीज रह गई। इसमें क्या हुआ कि जो कुछ स्पीसीज डॉट टॉलरेंट थी वो रह गई। ठीक है, फिर पोर्टफोलियो इफेक्ट हो गया कि डाइवर्स इकोसिस्टम पोर्टफोलियो मोनोकल्चर पोर्टफोलियो, ये लाइक ए डाइवर्स फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हैविंग मैनी स्पीसीज स्प्रेड रिस्क कैन प्रिवेंट टोटल क्लैप्स। कि डाइवर्स पोर्टफोलियो में इकोसिस्टम पोर्टफोलियो में क्या होता है कि अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं, तो किसी पे खतरा आया तो चलो मान लो उसके लिए दूसरा कंपनसेट कर लिया। लेकिन एक ही दो तरह का रहेंगे स्पीसीज तो क्या होगा कि एक पे खतरा आया तो सब खत्म। सेम लाइक कि जो हमारा पोर्टफोलियो होता है फाइनेंशियल, कहा जाता है ना कि अलग अलग तरह की चीज़ों में निवेश करके रखें, लाइक दैट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंश्योरेंस हाइपोथेसिस है हाउ डाइवर्सिटी स्टेबलाइजेज इकोसिस्टम। तो इसमें कोर आइडिया क्या है, बायोडाइवर्सिटी एज ए इंश्योरेंस, बायोडाइवर्सिटी एक्ट एज ए इकोलॉजिकल इंश्योरेंस, इट इंश्योर्स क्रूशियल इकोसिस्टम फंक्शंस आर मेंटेन्ड डिस्पाइट एनवायरमेंटल चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, लो बायोडाइवर्सिटी तो लेस स्टेबल फंक्शंस। ठीक है, हाई ईयर टू ईयर वेरिएशन, हाई डाइवर्सिटी मोर डाइवर्सिटी लीड्स टू मोर स्टेबल इकोसिस्टम फंक्शंस। और उसके बाद क्या होता है कि फंक्शनल रिडंडेंसी, मल्टीपल स्पीसीज परफॉर्म सिमिलर रोल सो वन स्पीसी डिक्लाइन अदर कंपनसेट। कि अगर बहुत ही ज़्यादा हमारा डाइवर्स इकोसिस्टम है तो उसमें एक ही हो सकता है कि कई सारे स्पीसीज एक ही रोल निभा रहे हो, तो अगर एक डिक्लाइन भी हो गया, स्पीसीज संख्या घट गई, तो दूसरा उसको कंपनसेट कर देगा। ठीक है, उसमें फिर आता है पोर्टफोलियो इफेक्ट, वही जो थोड़ी देर पहले कि डिफरेंट स्पीसीज रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू चेंजेस एवरेजिंग द आउट फ्लक्चुएशंस एंड रिड्यूसिंग द ओवरऑल रिस्क। ठीक है, in diverse system individual species population fluctuate more as they compensate for each other। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा रिडंडेंसी हाइपोथेसिस, बैकअप प्लान। इकोसिस्टम फंक्शन इज प्रोटेक्टेड बाय बैकअप स्पीसीज। फंक्शनल रिडंडेंसी इज द की मैकेनिज्म। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज मोर स्पीसीज परफॉर्म सिमिलर रोल्स क्रिएटिंग ए बफर अगेंस्ट लॉस। कि भाई स्पीसीज क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जब ज़्यादा स्पीसीज हो, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा स्पीसीज हो, तो क्या होगा कि एक ही कई सारे स्पीसीज एक ही तरह का रोल कर रहे हैं, तो अगर दूसरा नहीं भी रहा तो उसकी जगह में काम चल जाएगा। तो इसको कहते हैं रिडंडेंसी हाइपोथेसिस, कि एक स्पीसीज का जो है महत्व घट गया, क्या भाई नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी इवेंचुअली हिट्स ए सीलिंग, द बेनिफिट ऑफ एडिंग न्यू स्पीसीज ग्रेटेस्ट एट फर्स्ट देन प्लेट्यूज। कि अगर नए नए स्पीसीज आ गए तो शुरू में तो बहुत फायदा होता है, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि वो बस हो गया भाई, अब कितने भी स्पीसीज लाओ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। कि स्टडी शोज की फंक्शंस लाइक प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ आफ्टर रीचिंग 8 to 16 स्पीसीज, कि 8 to 16 स्पीसीज के बाद वो फिर 18 19 20 जो स्पीसीज है सेमी फर्क पड़ता है। ठीक, फिर है कि इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, आईडीएच। द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंसेस, इट्स फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड स्केल इज क्रिटिकल फैक्टर्स इन स्टेबिलिटी। ठीक है, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस proposed by Joseph Connell 1978 that the species diversity is maximized at a moderate level of disturbance। ठीक है, कि अगर मॉडल लेवल का डिस्टर्बेंस है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है। लो में क्या है, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा, और हाई में क्या है, ओनली टॉलरेंट स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो टू फ्रीक्वेंट, नो टाइम फॉर रिकवरी। अगर डिस्टर्बेंस हमेशा जल्दी जल्दी हो रहा है, रिकवरी के लिए समय नहीं है। टू रेयर है तो डोमिनेंट स्पीसीज आउट कम्पीट कर देंगे स्पीसीज अदर्स को, जो डोमिनेंट है वो भाई बाकी को खत्म कर देंगे, तो फिर से बायोडाइवर्सिटी लो हो गया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी, लो अगर इंटेंसिटी है तो मिनिमल इम्पैक्ट है, हाई है तो कैन कॉज कैटास्ट्रोफिक शिफ्ट टू अ डिफरेंट स्टेट। स्केल, स्मॉल पैचेज लोकलाइज्ड इम्पैक्ट, लार्ज स्केल अल्टर्स द इंटायर लैंडस्केप। ये हमारा आईडीएच। फिर हमारा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इकोसिस्टम को उसमें बोला कि भाई वो किसकी तरह, एयरप्लेन्स की तरह। ठीक है, एंड स्पीसीज आर रिवेट्स होल्डिंग देम टुगेदर, और स्पीसीज हैं उनके नट बोल्ट हैं जो उनको साथ में जुड़े रखते हैं। ठीक है, सम रिडंडेंसी इज एक्सेप्टेबल, मतलब चलो एक दो नट बोल्ट निकल गया तो चलो चलता है, बट रिमूविंग टू मेनी रिवेट्स विल कॉज सिस्टम फेलियर। अगर बहुत सारे नट बोल्ट निकाल दिए क्या होगा, खत्म कहानी, गिर जाएगा। ठीक है, लूजिंग ए विंग रिवर्ट कैन बी कैटास्ट्रोफिक। अगर विंग वाला रिवर्ट निकाल दिया तो जहाज जुड़ ही नहीं पाएगा। तो विंग रिवर्ट मतलब क्या होगा, रिवर्ट की जैसे की स्पीसीज है तो वो इकोसिस्टम कोलैप्स को ट्रिगर कर सकता है। लूजिंग ए पैसेंजर रिवर्ट में गो अननोटिस्ड, कि चलो यहाँ वाला एक तो निकल गया तो कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसको रिडंडेंट स्पीसीज हो गया, रिडंडेंट स्पीसीज हो गया, चलो कोई बात नहीं कि इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी लोग उसको कंपनसेट कर देंगे, लेकिन कीस्टोन स्पीसीज को कंपनसेट दूसरे स्पीसीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब की इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस देख ले। आइडेंटिटी ऑफ स्पीसीज मैटर मोर देन जस्ट द टोटल नंबर, की टोटल नंबर क्या है उससे मतलब नहीं, वो करते क्या है, उनका रोल क्या है वो ज़्यादा मैटर करता है। लॉस ऑफ ए की स्टोन स्पीसीज कैन कॉज कोलैप्स इवन विथ हाई ओवरऑल डाइवर्सिटी। अगर की स्टोन स्पीसीज चले जाए तो हो सकता है कि हाई ओवरऑल डाइवर्सिटी है फिर भी इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाए। एग्जाम्पल है की स्टोन रिवेट, जैसे कि सी वाटर है, सी वाटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम बैरन हो जाएगा। सी वाटर एक्ट एज ए कीस्टोन रिवेट इन केल्प फॉरेस्ट, देयर रिमूवल लेड टू ट्रॉपिक कैस्केड ट्रांसफॉर्मिंग इकोसिस्टम इनटू ए सी अर्चिन बैरन। ठीक है, और ये स्पीसीज क्या है, ये हाइपोथेसिस कॉन्ट्रास्ट है किसके, थी और वो सारे थ्योरी जो सजेस्ट करते हैं कि ऑल स्पीसीज कंट्रीब्यूट इक्वली टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उसके ये कॉन्ट्रास्ट में। फिर है इडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, कि मोर डाइवर्सिटी ऑलवेज मोर स्टेबल। तो उनका कहना है कि कंट्रोल सेटिंग में डाइवर्सिटी में इंक्रीज स्टेबिलिटी, बट सीवियर स्टेट डाइवर्सिटी कैन डिस्टेबलाइज सिस्टम। ठीक है, तो देर इज नो यूनिवर्सल रूल फॉर स्टेबिलिटी, द इफेक्ट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी is context dependent and systemic specific. Stability can be dependent on differences in diversity between टॉपिक लेवल्स, कि टॉपिक लेवल में क्या क्या डिफरेंसेज हैं उसके आधार पे, ना कि ऐसा कि भाई ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा स्पीसी में तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि
बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी हो जाए घास का, बट उसको खाने वाले नहीं है, उनकी स्पीसीज कम है, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो एक हर जगह मॉडरेट हमें स्पीसीज की डाइवर्सिटी चाहिए। और फिर बायोडाइवर्सिटी स्टेबिलिटी रिलेशनशिप, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ये तो हम पढ़ लिए थे कि 1960-70 में बात की गई कि डिबेट ऑन डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस शुरू हुआ। तो ब्रुक हैवन सिंपोजियम ऑन बायोलॉजी डेडिकेटेड टू डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी। फिर CS होल्डिंग ने इंट्रोड्यूस किया इकोलॉजिकल रेजिडेंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने इंश्योरेंस हाइपोथेसिस पढ़ा, ठीक है, 19 और 2000 के बाद से जो प्रेजेंट में है एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन थ्रू लॉन्ग टर्म स्टडीज के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। वो सब क्या है तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द इंजन ऑफ इकोलॉजिकल रेजिलियंस। कि biodiversity is not just the number of species, it provides stability through a diverse portfolio of responses to change. This is driven by two key mechanism कि आज के डेट में बात की इंश्योरेंस हाइपोथेसिस और फंक्शनल रिडंडेंसी की बात की गई है कि एक को कंपनसेट कर देगा और कुछ स्पीसीज हैं कि अगर वो ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा। पोर्टफोलियो इफेक्ट हम पढ़ ही लिए, रिस्पॉन्स डाइवर्सिटी पढ़ ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस हमने देखा था, ये देख लेते हैं। लेसन फ्रॉम सीडार क्रिक ग्रासलैंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें दिखाया गया था कि अगर ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी तो ज़्यादा स्टेबल रहता है इकोसिस्टम, ठीक है। फिर है मॉडर्न रिजोल्यूशन, इट्स नॉट एब्सोल्यूट डाइवर्सिटी बट द टॉपिक स्ट्रक्चर दैट मैटर्स। ये आज के समय में हम ये भी देखते हैं कि इनसाइट क्या है कि रीएंटरेंट स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द डाइवर्सिटी डिफरेंसेस बिटवीन टॉपिक लेवल्स, नॉट जस्ट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ स्पीसीज, कि कितने स्पीसीज नहीं, किस टॉपिक लेवल पे कितनी डाइवर्सिटी। सपोज कि प्रोड्यूसर लेवल पे डाइवर्सिटी कम है, तो अगर आग लगता है तो खत्म सारे प्रोड्यूसर्स, तो फिर क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं नेक्स्ट टॉपिक लेवल के लिए। तो वही बात है, या फिर इनकी डाइवर्सिटी बहुत कम है तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, ठीक है, उनके लिए बहुत कम स्पीसीज है। तो इसलिए हमें भी देखना है कि डाइवर्सिटी हर लेवल पे, ये मॉडर्न व्यू है कि हर टॉपिक लेवल पे होनी चाहिए। अनस्टेबल जोन, कम्युनिटीज आर लिस्ट स्टेबल व्हेन प्रेडेटर एंड प्रे डाइवर्सिटी आर रफली इक्वल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो लिस्ट स्टेबल कब है, जब प्रेडेटर और प्रे का डाइवर्सिटी लगभग बराबर है, ठीक है। स्टेबल जोन क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विथ एन, ठीक है। प्री और प्रे, प्रेडेटर और प्रे डाइवर्सिटी रेशियो जो है जब डाइवर्ज करता है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन, तो मतलब कि अगर प्रे की प्रेडेटर की डाइवर्सिटी ज़्यादा है प्रे से, या फिर प्रे की डाइवर्सिटी ज़्यादा है प्रेडेटर से, तब वो स्टेबल जोन होता है। अगर बराबर बराबर है तो चांसेस बहुत कम है, क्यों, क्योंकि एक प्रेडेटर को ज़्यादा प्रे चाहिए, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल फूड वेब्स इज नॉन रैंडम, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए वे दैट अवॉइड्स द अनस्टेबल स्टेट प्रेडिक्टेड बाय मेज ओरिजिनल मॉडल्स। फिर है अल्टरनेटिव स्टेबल स्टेट्स, इकोसिस्टम है, ठीक है। डीप बेसिन में हाईली रेजिलियंस है, मेजर डिस्टर्बेंस हुआ, हिस्टेरेसिस हुआ, और सैलो बेसिन में चला गया लो रेजिलियंस में। An ecosystem can exist in multiple different stable configuration under the same external condition, कि same external condition के अंदर में different stable configuration में एक ecosystem exist कर सकता है। Even ecosystem के strong positive feedback loop lock the system into a state. Hysteresis, the path of collapse is different from the path of recovery. Reversing the disturbance may not be enough to restore the original state. कि हिस्टेरेसिस क्या है कि भाई कोलैप्स का जो पाथ था कि, और जो रिकवरी का पाथ वो जरूरी नहीं कि सेम हो सकता है कि कोलैप्स हुआ हो और यहाँ पे कोई और स्पीसीज रहा हो, लेकिन रिकवरी के समय दूसरे स्पीसीज आ गए, जैसे केल्प फॉरेस्ट में। ये डिस्टर्बेंस क्या, सी ऑटर हट गया, अल्टरनेटिव स्टेट क्या आ गया कि अर्चिन बैरन आ गया। रिवर्सिबिलिटी क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, इसको ओरिजिनल स्टेट में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नया स्टेट आ गया ना, ठीक है, कि नया पाथ आ गया ना, नया बेसिन आ गया, सैलो बेसिन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्लियर लेक है, न्यूट्रिएंट लोडिंग बहुत ज़्यादा हुआ, टर्बिड अल्गल ब्लूम हुआ। अब इसका भी डिफिजिबिलिटी बहुत कम है कि इसको टर्बिड अल्गल ब्लूम से फिर से हम क्लीन एकदम कर दें। कोरल रीफ है, वार्मिंग ओवर फिशिंग हुआ। अब वहाँ पे क्या होगा कि ओवर फिशिंग ये सब कारण माइक्रो एल्गी डोमिनेटेड रीफ हो गया, ये भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है इसको फिर से। ये सब में क्या हिस्टेरेसिस हो जा रहा है, वो डिफरेंट पाथ में चले जा रहे हैं, डिफरेंट रिजीम में चला जा रहा है, लेकिन उसको वापस लाना मुश्किल है। फिर स्टेबिलिटी इज नॉट स्टैटिक,
द 4 phases ऑफ एडेप्टिव साइकिल। पहला फेज है कि रैपिड ग्रोथ और एक्सप्लॉइटेशन का, कि फास्ट ग्रोथ होता है, लो स्ट्रक्चर है, हाई कंपटीशन है। स्टेबिलिटी क्या है, हाई रेजिलियंस है, लो रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, अल्फा फेज रीऑर्गेनाइजर, सिस्टम रीअसेंबल, इनोवेट करता है, न्यू कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक है। अब स्टेबिलिटी क्या है, हाई रेजिलियंस है, और रेजिस्टेंस क्या वेरिएबल है कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहा है। फिर है के फेज कंजर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, स्लो चेंजेस हो रहे हैं, हाई स्ट्रक्चर है, रिसोर्स लॉक्ड अप इन बायोमास है। ठीक है। अब क्या क्या, हाई रेजिस्टेंस है और रेजिलियंस लो है, लेकिन अगर डिस्टर्ब हो गया तो बाउंस बैक करना मुश्किल होगा। अगर सपोज कि किसी कारण से डिस्टर्ब ही हो गया तो उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट पेज। ठीक है। रिलीज का, कि डिस्टर्बेंस ब्रेक डाउन द सिस्टम, जैसे फायर स्टॉर्म ने सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या है कि स्टेबिलिटी क्या है, कैओटिक है, ट्रांजिशनल है। ठीक है। वापस फिर से धीरे से यहाँ से फिर इकोसिस्टम यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ से ग्रोथ करेगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा, फिर डिस्टर्ब हुआ, फिर यहाँ से, ये एक साइकिल चलते रहता है। कोर इनसाइट क्या है इसका मेन बात, स्टेबिलिटी इज फेज डिपेंडेंट, मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड वेयर एन इकोसिस्टम इज इन इट्स साइकिल। हमें ये जानना होगा कि कहाँ पे है, अगर हम चाहते हैं इकोसिस्टम को सॉल्व करना, समस्याओं को। रिकॉग्नाइजिंग दैट पीरियड्स ऑफ रिलीज एंड रिन्यूअल आर इंटीग्रल टू लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस। The ultimate test. Ecological resilience is in an era of climate change. The anthropogenic climate change is not a single disturbance but a persistent press that alters the fundamental rules of ecosystem. ठीक है। It attacks the resilience by changing temperature, precipitation, बारिश, ठीक है, टेम्परेचर ये सबको चेंज कर रहा है, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उसके भी चेंज हो रहे हैं, उसके कारण अलग अलग तरह के नए तरह के कंडीशन बन रहे हैं, क्रिएटिंग नॉवेल कंडीशंस। अब की क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या इकोसिस्टम है, स्पीसीज रेंज शिफ्ट, स्पीसीज आर मूविंग नॉर्थ, कि भाई टेम्परेचर बढ़ने का धीरे धीरे स्पीसीज नॉर्थ की तरफ जा रहा है, टू हायर एलिवेशन की तरफ जा रहे हैं, डिस्टर्बिंग स्टेब्लिश्ड कम्युनिटीज, तो वहाँ पे जो स्टेब्लिश कम्युनिटी ऑलरेडी है उसको क्या कर रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं। कि लैंड एनिमल्स मूविंग 3.8 माइल्स पर डिकेट, मरीन एनिमल्स 17 प्लस माइल्स पर डिकेट। चेंजेज इन टाइमिंग ऑफ नेचुरल इवेंट, फेनोलॉजी, लाइफ साइकिल उनका चेंज हो गया है। ठीक है। मिसमैच हो गया कई सारे स्पीसीज के बीच में। स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, कि वार्मर कंडीशन ने इन्वेजिव स्पीसीज को, ठीक है, जैसे कि लायन फिश है, तो उनके रेंज को बढ़ा दिया है, वो दूर दूर तक जा रहे हैं, तो वहाँ का जो नेटिव पॉपुलेशन है उसको थ्रेट कर रहा है। रिड्यूस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज, स्ट्रेस इकोसिस्टम आर लेस एबल टू प्रोवाइड क्रिटिकल सर्विसेज लाइक कार्बन स्टोरेज, क्लीन वाटर और इरोजन कंट्रोल। क्लाइमेट इन एक्शन, वीक इकोसिस्टम क्रॉसेस थ्रेशोल्ड, आउटसिंक ऑफ बेयर, कि अलास्का में वार्मिंग का causes elderberries to ripen earlier. Brown bear are switching from their primary food source, salmon, to eat the berries. This disrupts the entire food web as animals depend on the salmon carcasses the bear leaves behind. तो क्या हो रहा है कि जल्दी वार्मिंग का एल्डरबेरी जल्दी पक जा रहे हैं, तो भालू कह रहे हैं कि कौन मछली पकड़े, यही खा के काम चलाते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि मछली की जो बचे कुछ थे जिन पे वल्चर वगैरह ये और भी पक्षी डिपेंड रहते थे, अब उनको मिल ही नहीं रहा है। ठीक। तो ये फूड वेब का पूरा डिसरप्ट हो रहा है। फिर वल्नरेबल हेयर, स्नो हेयर वाइट winter coat provide camouflage. Earlier snow melts leave the hair exposed against a brown forest floor, increasing its vulnerability to predator. एक क्लासिकल फेनोलॉजिकल मिसमैच, कि भाई जो स्नो शो हेयर है वो भाई उजला उजला को बर्फ में रहता था मस्त छिपे हुए, अभी क्या हो रहा है कि बर्फ तो पिघल रहा है गर्मी के कारण, अब क्या है कि पिघलेगा तो ब्राउन ब्राउन हो गया, आसानी से दिख सकता है, तो आसानी से उसका शिकार हो सकता है। फिर डिग्रेडेड साल्ट मास की बात की, चेंजिंग टेम्परेचर कैन अल्टर स्पीसीज बैलेंस, allowing a grass eating mass crab to dominate. The resulting the resulting loss mass grass reduces the ecosystem ability to hold soil, leading to increased erosion. ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। फिर है न्यू मैनेजमेंट फिलोसफी, कि अब भाई सोचा जा रहा है कि नया तरह से इसको मैनेज करें सिस्टम कैसे, फ्रॉम फेल सेफ टू सेफ फेल। कमांड एंड कंट्रोल गोल, अचीव कंसिस्टेंसी and predictability. Method, isolate and control a single target variable, जैसे टिम्बर एल्फिश स्टॉक। आउटकम क्या, रिजिड मायोपिक एजेंसी, बैट बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम द सिस्टम, दे रेगुलेट, लीडिंग टू ब्रिटलनेस एंड सरप्राइज। ये पहले हो रहा था। अब नया हम जा रहे हैं कि एडेप्टिव मैनेजमेंट, रिलीज ह्यूमन अपॉर्चुनिटी बाय बिल्डिंग रेजिलियंट सिस्टम, फ्लेक्सिबल डाइवर्स रिडंडेंट रेगुलेशन, यूज अर्ली सिग्नल एरर्स टू टेक corrective actions, continuously probe and experiment to learn about the changing वर्ल्ड। ठीक है। कि एसेस करो, फिर डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो, मॉनिटर करो, इवेल्यूएट। पहले था कि टारगेट सेट करो,
एक खास स्पीसीज के लिए बस ध्यान दो, नहीं, अभी क्या है कि पूरे इकोसिस्टम को ऐसे लेके हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले फेल सेफ टू सेफ फेल में हम जा रहे हैं, ठीक है। मैनेजिंग द रेजिलियंस इन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड चेंज, कि ट्रॉफिक रीवाइल्डिंग हम कर रहे हैं, रीवाइल्डिंग कर रहे हैं, कि जो मिसिंग ट्रॉफिक लेवल्स पे जो ऑर्गेनियम्स है, जहाँ अपेक्स प्रेडेटर हैं या फिर लार्ज हेर्बिवोर्स है, उसको हम फिर से रीस्टोर कर रहे हैं, रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि इकोसिस्टम रेगुलेशन फंक्शंस ये सब मेंटेन रह सके। माइक्रो रिफ्यूजिया कंजर्वेशन, आइडेंटिफाइंग एंड प्रोटेक्टिंग स्मॉल स्केल एरियाज विथ यूनिक माइक्रोक्लाइमेट, लेकिन नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स है, डीप रेवाइंस है, that act as a buffer and survival islands for species under climate stress. Assisted migration, manage relocation, proactively moving species to new climatic suitable areas to prevent extinction and maintain genetic diversity. ठीक है, इसमें कुछ कुछ इथिकल समस्याएं भी है, तो वो सब ध्यान देनी पड़ेगी। और रिस्क भी है, जेनेटिक रिस्क रेस्क्यू एंड असिस्टेड इवोल्यूशन है, कि ये एक कंट्रोवर्शियल फील्ड है, कि जो स्टेज जो कि क्या कर रहा है, कि जैसे स्ट्रेस टॉलरेंट जीनोटाइप है, ठीक है, उनको एसलेट, ठीक है, उनको जीनोटाइप को सेलेक्ट कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है, उसके हेल्प से एसलेट जो चेंजिंग कंडीशन है उसके हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। फिर जीन एडिटिंग की बातें भी चल रही है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि करना चाहिए, बट इट्स लाइक स्टिल इन अर्ली फेजेस, बट देखते हैं क्या होता है। फिर एक डी एक्सटिंक्शन प्रोग्राम है, उसमें मैमथ और पता ना जो पुराने ज़माने के वो सब हैं उनको ला रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, कि वो तो भाई एक्सटिंक्ट हो गया तो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि अब ह्यूमन ब्रेन है क्या सोचता है, नहीं पता ना। फिर है रिकैबिलिटी और इंट्यूशन, 5 कॉमन मिसकंसेप्शन, कि हम कुछ कुछ मिथ है, जैसे कि सोचते हैं मोर डाइवर्सिटी ऑलवेज मीन मोर स्टेबिलिटी, नहीं। द रिलेशनशिप इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में है, स्टेबिलिटी ऑफन डिपेंड अपॉन डाइवर्सिटी, तो वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। डाइवर्सिटी डिफरेंस बिटवीन टॉपिक लेवल्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। फिर एक मिथ है कि रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस आर द सेम, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है, वो तो हम समझ ही गए होंगे अब तक। क्लाइमेट इकोसिस्टम आर मोस्ट स्टेबल, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हाई रेजिस्टेंस है लेकिन उनके अंदर रेजिलियंस कम है, ठीक है, कि कीस्टोन स्पीसीज आर मोस्ट एबंडेंट, ऐसा नहीं है, उनका एबंडेंस कम होता है लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो क्या है कि स्टोन स्पीसीज, ठीक है। फिर है सक्सेशन ऑलवेज लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है, इट्स ए ट्रेड ऑफ, अर्ली सक्सेशन हैज हाई रेजिलियंस, लेट सक्सेशन हैज हाई रेजिस्टेंस, तो जरूरी नहीं कि स्टेबिलिटी हो। सबसे स्टेबल कौन होगा, हाई रेजिलियंस और हाई रेजिस्टेंस दोनों रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि अब हम इसका बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल लेसन इज ए पैराडॉक्स, कि relentless pursuit of efficiency and static stability is greatest threat to long term persistence. True resilience in complex system, ecological, social, economic, come not from resisting change but from embracing it. तो उसको हम ठीक एडॉप्ट करते हैं, उस हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए बदलते हैं। पाथ फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है, कि चीज़ों को हम अपने हिसाब से सही करें, अप्रोच को करें, सेफ फेल अप्रोच में जाएं, ठीक है, कि ये फिर से हम चीज़ों को इकोसिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ों को वापस नहीं जा सकते, तो नए हिसाब से हम चीज़ों को सही करें, तो ये हमारा है। तो इस प्रकार से ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये सब एक लेक्चर में ही करके ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। इससे भी ऐसा नहीं है, इससे जो हाइपोथेसिस हैं वो सब से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल लगभग 1-2 आ ही जाते हैं, तो और भी इस यूनिट से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एक वीडियो में क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं अगर क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, ठीक है। ओपन टू ऑल द सजेशंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।